दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपराथन में। साथियों, आज हम लोग राहुल्स आईएएस द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश सिविल जज की टेस्ट सीरीज का दूसरा पेपर देखेंगे। तो आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका आपकी अधिकारिता को जानने का शाब्दिक अर्थ रखती है? तो ये है अधिकारपेक्षा। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 124 लागू होगा भारत के नागरिक पर। भारतीय संविधान के तहत निम्न में से किस मामले में कहा गया कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर अभिभावी होंगे? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 छा में वर्णित है उपरोक्त सभी, अर्थात पंचायत की शक्ति, पंचायत का प्राधिकार, पंचायत के उत्तरदायित्व। शिक्षा का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है। अनुच्छेद 21 का में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्न में से किस मामले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 22 के तहत डिक्री धारक के लिए अपील में क्रॉस ऑब्जेक्शन दर्ज करना अनिवार्य नहीं है? तो ये कहा गया था श्रीमती हिरियाबाई बनाम बूटा व अन्य में। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी निष्पादन कार्यवाही में मृतक निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व क्या है? उस परिणाम तक दायी होगा जितने परिणाम तक वह मृतक की संपत्ति प्राप्त करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी होता है भारत संघ। सिविल प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से सही कथन नहीं है। तो इसमें अस्थायी व्यादेश सिर्फ वाद संसित करते समय प्रदान किया जा सकता है, ये सही नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से प्रारंभिक डिक्री पारित नहीं की जाती है? विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन की सहायता चाहने वाले के वाद में। जहां न्यायालयों को अधिकारिता की सीमाएं अनिश्चित हैं, वहां वाद लाने के स्थान से संबंधित सिद्धांत वर्णित है धारा 18 में। डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा वाद पत्र की नामंजूरी। सम्यक वाद संसित किए जाने के पश्चात लिखित कथन 30 दिन के अंदर पेश करना होगा। यह अवधि अधिकतम 90 दिनों की हो सकेगी, वर्णित किया गया है आदेश 5 नियम 1 के अंतर्गत। शपथ पत्र में शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? वर्णित है धारा 139 में। वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक कोई करार या समझौता न्यायालय की सहमति के बिना नहीं करेगा, वर्णित है आदेश 32 नियम 7 में। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय द्वारा निष्पादन का रोका जाना, वर्णित है आदेश 21 नियम 26 में। सरकार के विरुद्ध वादों में सूचना की आज्ञापक अवधि है 2 मास। विवादों का न्यायालय के बाहर निपटारा वर्णित किया गया है धारा 89 में। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश को परिभाषित किया गया है, ये धारा 214 में। किसी डिक्री को बनाने के लिए निम्नलिखित तत्वों का उपस्थित होना अनिवार्य है? उपर्युक्त सभी। किसी डिक्री में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारित होना आवश्यक है। अवधारण निर्णायक प्रकृति का होना चाहिए। फैसले की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जहां सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 2 के अधीन वाद खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी परिसीमा अवधि के अधीन रहते हुए नया वाद ला सकेगा। एक डिक्री पास की जा सकती है वाद में। धारा 148 के अंतर्गत कैविएट जिस तिथि को यह संस्थित किया गया था उस तिथि से अवधि के पश्चात लागू नहीं होगा 90 दिन तक। न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकता है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, अर्थात जहां की वाद पत्र में वाद कारण प्रकट न हो रहा हो तब वो उसे नामंजूर कर देगा। जहां की शुल्क ना हो या कम हो तो भी नामंजूर हो जाएगा। जहां की वाद का मूल्यांकन कम हो तो वहां भी नामंजूर हो जाएगा। रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होगा, ये सभी पर लागू होता है, सिविल वाद पर, निष्पादन की कार्रवाइयों पर, मध्यस्थता की कार्रवाइयों पर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 में कुल परिभाषाएं हैं, तो धारा 58 में टोटल परिभाषाएं हमारी 5 हैं। निम्नलिखित में से क्या अंतरित किया जा सकेगा? अधिष्ठायी स्थल से संबद्ध सुखाधिकार। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत पूर्वबंध का अधिकार वर्णित है धारा 67 में। धारा 122 के अंतर्गत दान के आवश्यक तत्व हैं, इसमें गलत उत्तर बताना है। प्रतिग्रहण अदाता द्वारा दिया गया होना चाहिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कपटपूर्ण अंतरण शून्य करनी होता है। अनियोज्य दावे का अंतरण नियंत्रित होगा धारा 130 के अंतर्गत। जयदयाल पोद्दार बनाम बीबी हजारा का वाद संबंधित है दृश्यमान स्वामी से।
भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत का गा को पीटने के लिए खा को नियोजित करता है और इस कार्य के लिए सभी परिणामों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने का करार करता है। खा तदुपरि गा को पीटता है, गा खा पर नुकसानी का दावा कर देता है। दिए गए विकल्पों में से सही ज्ञात कीजिए। तो इसमें है का नुकसानी की क्षतिपूर्ति खा को करने का दायी नहीं है। भारतीय संविदा विधि के अंतर्गत निश्चित क्षेत्र का गुडविल विक्रय करने का करार जिसके संबंध में क्रेता सहमत है होगा, ये हमारा वैध होगा। निम्नलिखित हेतु की गई संविदा शून्य नहीं है जो परिसीमा अवधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का करार हो। संविदा विधि की कौन सी धारा यह वर्णित करती है कि जहां तक प्रतिस्थापन या प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है वह वचन विवक्षित कहलाता है। धारा 9। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर हो, एक या एक से अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, एक शून्यकर्णी करार है। संविदा विधि के अंतर्गत गिरवी में उपनिधाता कहलाता है। पड़ेमदाकार का, खा और गा 3000 रुपये घा को देने का संयुक्त वचन देते हैं। घा चाहे का या खा या गा को विवश कर सकेगा कि वह उसे 3000 रुपये दे। दृष्टांत किस धारा से संबंधित है? तो ये धारा 43 से संबंधित दृष्टांत है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत भूतकालीन प्रतिफल के संबंध में बताया गया है। ये धारा 25(2) के अंतर्गत बताया गया है। संविधाएं जिनका विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता उल्लेखित हैं। धारा 14 में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के कब्जे के लिए वाद लाया जा सकता है बेदखली से 6 माह के भीतर। अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 2 के अंतर्गत न्यासी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर या न्यास भंग में की गई संविदा का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 14 का के अंतर्गत न्यायालय विनिर्दिष्ट विवाद पर अपनी सहायता के लिए एक या एक से अधिक डैश नियुक्त कर सकता है, एक या एक से अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है। अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अन्यथा उपबंधित के सिवाय निम्न में से कौन संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा? उपर्युक्त सभी अर्थात पक्षकार प्राप्त करेगा, हित प्रतिनिधि और मालिक। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 37 के अधीन एक अस्थायी आदेश दिया जा सकता है वाद के किसी भी प्रश्न पर। परिसीमा विधि के अंतर्गत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उस करार दिनांक 3/9/2001 पर आधारित है जिसके अनुसार माह के अंदर विक्रय पत्र संपादित होना था। अन्य न्यायालय द्वारा अन्य अपील में स्वामी के विरुद्ध संपत्ति के अंतरण के संबंध में दिनांक 3/9/2003 से 28/9/2006 तक के लिए निषेधाज्ञा जारी हुई थी। समय सीमा की गणना करते समय 3 वर्ष समय सीमा 3/3/2002 से अर्थात 6 माह की समयावधि के पश्चात प्रारंभ होगी क्योंकि वादी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन का दावा करने के संबंध में कोई निषेधाज्ञा नहीं थी। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन को परिभाषित किया गया है। आवेदन को 2 खा में परिभाषित किया गया है। परिसीमा विधि की धारा 14 आकर्षित होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो इसके लिए पूर्व एवं पश्चात की कार्रवाइयाँ भिन्न विवाद विषय पर आधारित हो सकती हैं। परिसीमा अवधि की धारा 21 के अधीन नवीन संयोजित प्रतिवादी के विरुद्ध परिसीमा काल प्रारंभ होगा जिस दिन से उसे संयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत जहां की भूस्वामी धारा 12(1) छा में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर स्थान का कब्जा प्राप्त करता है तब भूस्वामी निर्माण या पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो जाने पर स्थान का कब्जा वापस लौटाएगा 1 माह के भीतर। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस धारा के तहत भूस्वामी या हकदार व्यक्ति भाड़े के निक्षेप के प्रत्याहरण के लिए आवेदन करेगा। नंबर 2, यदि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी यह पाता है कि भूस्वामी ने बिना किसी युक्त कारण के भाड़ा को प्राप्त नहीं किया है तब ऐसी परिस्थिति में भूस्वामी पर जुर्माना आरोपित कर सकेगा जो कि 2 माह के भाड़े के बराबर की रकम का हो सकेगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 33 के तहत किसी भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी या न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए किस आदेश में हुई किस प्रकार की त्रुटियों का निवारण किया जाएगा?
उपरोक्त सभी लेखन संबंधी त्रुटि सुधारी जाएगी, गणना संबंधी, किसी आकस्मिक चूक संबंधी। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत जहां की अभिधारी का आवेदन मिथ्या या तुच्छ आधार पर पाया गया है, वहां उस स्थान के संदर्भ में देय 6 माह के भाड़े ऐसे बाहरी प्रतिकरात्मक खर्चे को भारित कर सकेगा भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण वर्णित है धारा 49 में। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत यदि कोई व्यक्ति जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी खान या खदान से खनिजों को निकालेगा या हटाएगा तो उस पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी खनिजों के बाजार मूल्य के 4 गुने के हिसाब से संगणित राशि से अनधिक। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत पटेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जब किसी गांव में 2 या 2 से अधिक पटेल हों तो राज्य सरकार प्रत्यक्षतः पटेलों के कर्तव्यों का वितरण करेगी। पटेलों का परिश्रम राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कलेक्टर द्वारा नियत किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अर्थात केवल 2 सही है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत फ्री होल्ड अधिकार रखने वाला व्यक्ति भूस्वामी होगा विहित है धारा 181 का में। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 110(4) के तहत पारित किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी 30 दिन के भीतर। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत ग्राम की आबादी का अवधारण करेगा, तो ग्राम की आबादी का अवधारण जिला सर्वेक्षण अधिकारी करेगा। प्रश्न यह है कि ए के साथ बलात्संग किया गया एवं उसकी हत्या की गई। यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) या धारा 157 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है। सुसंगतता एवं ग्राह्यता साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत है, न तो पर्यायवाची न सहविस्तारी। निम्नलिखित में से किस बात में निर्धारित किया गया कि साक्ष्य अधिनियम में धारा 3 के अंतर्गत शपथ पत्र के कथन साक्ष्य नहीं है? सुधा देवी बनाम आरपी नारायण में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति कहलाएगी प्रत्यक्ष साक्ष्य। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के महत्व स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि साक्षी झूठ बोल सकता है किंतु परिस्थितियां नहीं? पागी ने। विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा वर्णित है धारा 86 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्न में से किस बात में अवधारित किया गया कि साक्षी न्याय की आंख और कान है? ये कहा गया था मध्य प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण गोपाल, सुप्रीम कोर्ट 1988। सभी ग्राह्य साक्ष्य सुसंगत हैं किंतु सभी सुसंगत साक्ष्य ग्राह्य नहीं। न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रश्न किस धारा में निश्चित करेगा? धारा 136 में। हत्या, बलात्कार एवं डकैती के अपराध प्रमाणित करने के लिए क्रमशः कम से कम 1, कम से कम 2 एवं कम से कम 5 साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साक्ष्यों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती। हत्या का अभियुक्त यह अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था। साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत का भार अभियुक्त पर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत हस्तलेख विशेषज्ञ की राय हमेशा संपुष्टि आवश्यक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा वर्णित है धारा 145 के अंतर्गत। मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना वर्णित है धारा 59 में। निम्नलिखित में से सही कथन ज्ञात कीजिए। तो इसका सही कथन है स्वीकृतियां कुछ उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में परिवर्तित होती हैं। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें किस धारा के अंतर्गत सुसंगत तथ्य हैं? धारा 10 के अंतर्गत। अपराध के समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति वर्णित है धारा 114 में। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है अध्याय 9 में। शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु कारित की जा सकती है यदि हमला, इसका ऑप्शन बी सही है, अर्थात 1, 2, 3, 4 वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु कर सकता है अगर हमला अपहरण के लिए हो, बलात्कार के लिए हो, मृत्यु के लिए हो, व्यपहरण के लिए हो, अर्थात ऑप्शन बी सही है। आर बनाम मैकनाटन का वाद संबंधित है धारा 84 से।
विधि विरुद्ध जमाओं के लिए आवश्यक है 5 व्यक्ति। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत कोई लोक सेवक किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में उससे दी गई सूचना को लेखबद्ध नहीं करता है तो वह दंडित किया जाएगा। कठोर कारावास, न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष। धारा 499 मानहानि के कुल अपवाद मान्य है, तो इसमें 10 अपवाद मान्य है। सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है, वर्णित है। धारा 390 में किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाना दंडनीय है। धारा 153 का के अंतर्गत का को राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है, यह न जानते हुए कि वह रुपया किसका है। का उस रुपये को उठा लेता है। यहाँ का ने कौन सा अपराध किया? कोई अपराध नहीं किया। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड होगा अधिकतम 3 वर्ष। निम्न में से किस वाद में धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी के अपराध का तत्व नहीं है? संपत्ति की कीमत, ये चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है। आ और बा दोनों 16 वर्ष के हैं। आ शादी करने के बहाने बा को दूसरे शहर ले जाता है, जहां पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ आ व्यापारण का अपराधी है। स्वेच्छया तेजाब डालना या तेजाब डालने का प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन एक दंडनीय अपराध है। धारा 326 खा में। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत वारंट मामला को परिभाषित किया गया है, तो वारंट मामला हमारा धारा 2 भा में परिभाषित है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत नियंत्रण कक्षों की स्थापना से संबंधित प्रावधान है? धारा 41 ग के अंतर्गत। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 308 के अंतर्गत एक सह अपराधी जो क्षमादान की शर्तों को पूरा नहीं करता का मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अलग से विचारण हो सकता है, लेकिन निम्न की अनुमति से। अनुमति उच्च न्यायालय की होनी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद आदेश किस प्रकृति का होता है? तो ये अस्थायी प्रकृति का होता है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपील का संक्षेपता खारिज किया जाना वर्णित है। धारा 384 के अंतर्गत यदि परिवादी मामले की सुनवाई के दिन अनुपस्थित है तो मजिस्ट्रेट स्वविवेक से कुछ विशेष परिस्थितियों में अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकता? जब आरोप विचरित किया जा चुका हो। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। एक ब्रिटिश नागरिक ने भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया। अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के किस उपबंध के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है? तो ये धारा 188 के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। विचारण न्यायालय अभियुक्त को दंडित करने के उपरांत उसे धारा 389(3) के अंतर्गत जमानत पर रिहा कर सकता है, यदि अभियुक्त जमानत पर है एवं उसे 3 वर्ष से अनाधिक की सजा दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 के अंतर्गत जमानत रद्द करने का क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय को। निम्न में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति के कथन को अभिलिखित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है? कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट। वारंट मामले का विचारण जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हों शुरू होता है विधिवत आरोप विचरित के बाद। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत धारा 195 का अंत स्थापित किया गया जो कि संबंधित है, तो ये हमारा धमकी देने आदि की दिशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया से। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सदाचार की परिवीक्षा पर या भर्तना के पश्चात छोड़े जाने का आदेश देने संबंधी प्रावधान उपबंधित है? ये धारा 360 में। परक्राम लिखत अधिनियम के अंतर्गत अपराध समनीय होंगे, धारा 147 में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चेक का अनादर नहीं माना गया है? किसी तिथि विशेष को चेक की बैंक में प्रस्तुत करने का निर्देश देना। एक स्वीकृति हेतु उपस्थापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आहरक स्वयं बिल को उपस्थापित कर सकता है। नंबर 2, आहरिति की मृत्यु के बाद बिल उसके विधिक प्रतिनिधियों के प्रति उपस्थापित नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। परक्राम लिखत अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत उपधारणाओं में शामिल नहीं है चेक के धारक के किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन के संबंध में।
जब चेक का धारक बैंक से यह सूचना प्राप्त करता है कि चेक अनादरित हो गया है तो उसे किस अवधि के भीतर चेक के लेखीवाल को पैसे के भुगतान के लिए लिखित में सूचना देकर मांग करनी चाहिए? तो ये 15 दिन के भीतर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत असममित गुण प्रणाली में कुंजी युग्म से अभिप्रेत है उपयुक्त दोनों, मतलब प्राइवेट कुंजी और लोक कुंजी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति का निलंबन या प्रतिसंहरण करता है नियंत्रक। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के हस्ताक्षरकर्ता उस विषय पर सुने जाने का अवसर दिए बिना अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र कितने दिनों से अधिक के लिए निलंबित नहीं किया जाएगा? 15 दिन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 46 के तहत नियुक्त अधिकारी है न्याय निर्णयन अधिकारी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्न में से किस मामले में राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत आश्रय गृहों में रहने वाले बच्चों को कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए, बल्कि बच्चों को केवल धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाए? ये जेराल्ड अल्मेड़ा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2023 में कहा गया। किशोर न्याय अधिनियम के तहत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक का प्रत्यावर्तन वर्णित है धारा 40 में। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 49 के तहत बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने हेतु दंड प्रावधानित है 1 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध विचारणीय है विशेष न्यायालय द्वारा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत बालक के साक्ष्य को अभिलिखित किया जाएगा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर। बसदेवा गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बघेलखंड से। उज्जैन में स्थित बौद्ध महास्तूप निम्न में से किस मौर्य वंशी शासक से संबंधित है? अशोक से। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है शाह बुलबुल। मध्य प्रदेश में गुजरी महल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया? मानसिंह द्वारा। कॉमन येट अनकॉमन नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई? सुधा मूर्ति। महिलाओं की 7वीं एशिया चैंपियनशिप हॉकी 2023 में निम्न में से किस देश ने खिताब जीता? भारत। हाल ही में G7 देशों का 50वां सम्मेलन 7 से 8 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुआ? टोक्यो में। निम्न में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया? 103वां संविधान संशोधन। अग्नि पहल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई निम्न में से किस मंत्रालय की एक पहल है? आयुष मंत्रालय। हाल ही में खबरों में रहा सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। Which of the following is used in a integrated circuit? Silicon. Word processing, spreadsheet and photo editing are examples of application software. Which of the following is not computer hardware? Compiler. 1024 kilobytes equals to 1 megabyte. The set of rules for data communication is known as protocols. Junk mail is also known as spam. Who among the following is considered the father of computer? Charles Babbage. Who had invented the magnetic card system for program storage? तो इसका सही आंसर है पियर जॉर्जियो पिरोटियो अर्थात ऑप्शन ए। इन विच ईयर द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब वाज ऑर्गेनाइज्ड? 1994। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? एक्सिलरी। अ पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इज फेमिनिस्ट। वन हु टॉक इन स्लीप? सोमनल्यूकी अर्थात ऑप्शन सी।
Synonyms of mayhem: havoc. Find out the correct antonyms for the word judicious. इसका होगा ऑप्शन 1 indiscreet. Find the correct spelled word. इसका ऑप्शन ए है exonerate. A person who has committed such as dash crime must get the severe punishment. इसका सही आंसर होगा abominable अर्थात ऑप्शन डी. Choose the correct word to fill the blank. Cotton is softer than wood. Synonyms of boisterous. इसका होगा noisy. अगला क्वेश्चन. In an act of committing a serious crime such as murder or rape, felony. Fill in the blanks with correct form of verbs. My sister saw a snake while she was walking in the garden. साथियों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है. अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.